जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। जी हाँ साथियों, पेपर आपका जो है 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और पेपर 21 अगस्त तक चलेगा, यानी लगभग 18 दिन आपका पेपर चलेगा आरआरबी ग्रुप डी 2026 का। तो हो जाइए तैयार, और मैं भी आपके लिए तैयार हो चुका हूं। करेंट अफेयर्स का क्लास तो मैं आपको ऑलरेडी करा रहा था, एक हफ्ते से ही करीब 6 क्लास मैंने करा दिया है। करेंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी बना दिया है अलग से, आप लोग देख लेना उन क्लासों को। और साइंस का एक क्लास कराया था 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिया था। आज इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस कराएंगे और 25 दिन में आपको पूरे 2500 नए क्वेश्चन कराएंगे जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा। इसमें ग्रुप डी 2025 में जो अभी आपका पेपर हुआ है उसमें जो 2525 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन और फॉलो कर लेना, वहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2025 में ग्रुप डी में पूछे गए, और 25 दिन आपको करवाएंगे, डेली 100 क्वेश्चन करके करवाएंगे, जिससे आपका नए 2500 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो और क्या चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करा करिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, और इस बार ग्रुप डी के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि उड़ान भरने वाली है और आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स का भी डेली क्लास आपको मिलेगा। ऑलरेडी क्लासेस मैंने 6 क्लास करा दिए हैं, आपको जो है ना प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी आप जरूर देख लेना, और डेली आपको ये क्लासेस देखनी है। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल नए क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस जनरल साइंस के कंप्लीट देखते हैं इस वीडियो में। कल इसी तरह आपको 100 क्वेश्चन और करा देंगे, और शाम में आपको करेंट अफेयर्स का भी क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? पौधों में वृद्धि जो होती है केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है, क्यों, यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, पहला को ऑप्शन लिखा हुआ गुरुत्वाकर्षण कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को रोकता है, जी नहीं। जल केवल पौधों के ऊपरी भाग तक ही पहुंचता है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। पौधों के केवल कुछ भागों को ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है, इसीलिए पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। बिल्कुल शुरू से आपको लेकर चलेंगे और अंत में खत्म करेंगे। देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हो 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल है। इसी प्रकार के आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस मैंने लिया है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? भाई इनमें से कौन सी धातु है जिसका शुद्धिकरण जो है वो आसवन विधि के द्वारा किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा और जस्ता, 4 ऑप्शन है। तो जिंक जो होता है ना साथियों, जस्ता, जिंक का जो शुद्धिकरण होता है वो आसवन विधि से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वांगीकरण प्रक्रिया में। स्वांगीकरण प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एक एथिन प्राप्त होता है।
होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में जब 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एथिन प्राप्त होता है। ये जो होने वाला रासायनिक परिवर्तन होगा ये कौन सा होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन निर्जलीकरण होगा साथियों, निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परिवर्तन जो होगा वो निर्जलीकरण परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो साथियों इसको सॉल्व करना है और देखो सॉल्व आप कैसे करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों प्रतिरोध जुड़ जाते हैं सिंपली। तो 15 ओम ठीक है प्लस 5 ओम दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 20 ओम, यानी आर का मान आपका 20 ओम निकल के आ गया। और ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है I = V/R कहता है ना भाई। तो देखो यहाँ पर जो है आपको I का मान बेसिकली निकालना है, V का मान आपको दे के रखा है 12 वोल्ट, तो V के जगह पर 12 रखेंगे और R का मान अभी आपने निकाला 20। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखो इसको सॉल्व करिए, इस 6 2 से काटिए, 6/10 आपका आएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.6 एम्पियर आपका आंसर आएगा और धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो 0.6 एम्पियर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। है ना सिंपल, बिल्कुल आसानी से छक्के उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे आप लोग इस बार। बस अच्छे से बने रहिए और सारा क्लास करिए। मैं 2525 क्वेश्चंस आपको पूरा कराऊंगा सारे शिफ्ट का, जिसके माध्यम से आपका कंप्लीट साइंस कवर हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। अगला सवाल है क्या होता है, देखो क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। तो भाई क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब जो होता है अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है लेकिन गतिज ऊर्जा घटती है भाई। जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलती है तब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य होता है। तो प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है यही आपको बताना है। बच्चों को स्वस्थ बनाना नहीं, अधिक बच्चे पैदा करना नहीं, अनियोजित गर्भधारण को रोकना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य होता है कि अनियोजित गर्भधारण को रोकना, यानी अगर आप गर्भधारण नहीं चाहते हैं तो उसको रोकना भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ध्यान से देखो। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से क्या छोटा होता है, नहीं। आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है, नहीं। 3 में लिखा हुआ है जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है। बिल्कुल भाई, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल जो है वो कम हो जाती है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। चौथे नंबर में लिखा है आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बिल्कुल, आपतित किरण और निर्गत किरण जो होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 3 और 4 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल पिछली बार पूछा गया सवाल कि अभिकथन और कारक नामक निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा हुआ है यहाँ पर कि ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है ना, तो यहाँ लिखा है अयांत्रिक तरंगे हैं, यानी ये गलत है। कारण जो है, कारण में लिखा हुआ है
कि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, ध्वनि तरंग निर्वात में पार नहीं कर सकता है, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये कारण तो सही है, लेकिन अभिकथन गलत है। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली पालन की ओर रुख करे नहीं, केवल देसी पक्षियों का उपयोग करे नहीं, पक्षियों को दिन में 2 बार खाना खिलाएं नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं, बिल्कुल ये सही है। बी में लिखा है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में स्थित होते हैं, गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में संकेंद्रित होता है, गलत है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों से संकलन होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, देखिए थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए में आपका लिखा हुआ है कि ध्यान सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। बी में लिखा है लौंग का जो तेल है एक घ्राण सूचक है, ये भी सही है। सी में लिखा है लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता नहीं, लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए नहीं किया जाता है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। अगला सवाल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे किसका अनुभव होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे किसका अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं, बताइए। कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से यह बताता है कि हार्मोनल जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वे शुक्राणु को यांत्रिक रूप से अंडे तक पहुंचने से रोकती है नहीं, वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करती है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अतः शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो देखो आयोडीन तो होता है, हाइड्रोजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है अणु के रूप में, लेकिन हीलियम नहीं होता है भाई। तो हीलियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति में पाया जाने वाला अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो उसका सही प्रकार से वर्णन करता है। देखो ए में लिखा है गैसों का आयतन और घनत्व उच्च होता है, नहीं, गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतर आणविक अंतराल अधिक होता है। देखो गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अधिक दूर होते हैं ना भाई, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना कि गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें जो अंतर आणविक अंतराल होता है वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, बताइए इनमें से कौन सा एक जीवाणु के कारण होने वाला यौन संचारित रोग है।
बहुत ही अच्छा सवाल है। HIV एड्स नहीं होगा क्योंकि ये वायरस के कारण होता है भाई, ठीक है। देखो तो क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना आप, सुजाक। सुजाक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुजाक, ठीक है, बिल्कुल सुजाक करेक्ट आंसर होगा। जोनोरिया जिसको आप बोलते हैं साथियों, सुजाक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक यौन संचारित रोग है और ये जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाहरी रेखा, ठीक है, यानी सर्कुलर आउटलाइन के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाहरी रेखा यानी सर्कुलर आउटलाइन के प्रभावी व्यास को द्वारक कहा जाता है। याद रखना, एपरेचर यानी द्वारक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? आर्थिक समस्याएं, निवर्णीकरण, सामाजिक समस्याएं, ये सभी तो है, लेकिन वन रोपण जो है ना, ये साथियों बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। तो वन रोपण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता होती है? तो भाई कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, जब एथिन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। जब एथिन जो है ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिएगा 1,2 डाइब्रोमो में एथेन का निर्माण होता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? तो कण के अंतिम वेग से संबंधित या स्वतंत्र गति का समीकरण कौन सा है? तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है कि S = ut + ½ at², जो कि गति का तीसरा समीकरण, माफ करना दूसरा समीकरण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्यों? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्यों? ए में लिखा है या अधिक तीक्ष्ण होती है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, या आकार में छोटी होती है, या इसका जड़त्व कम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका जड़त्व कम होता है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? बताइए, इनमें से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? धारा, प्रतिरोध, वोल्टता या प्रतिरोधकता? तो प्रतिरोधकता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब साथियों 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आणविक द्रव्यमान की गणना आप कैसे करते हैं? ए में लिखा है, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। बिल्कुल सही है भाई, उस अणु में मौजूद परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बताइए, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन यानी लवण जल का विद्युत अपघटन का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, साल्वे प्रक्रम नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, एक आयताकार कांच की पट्टी के, एक आयताकार कांच है, ठीक है, एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है, लेकिन
थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि जब एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश को गुजारा जाता है, उसके बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सही नहीं है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए में लिखा है, एक में लिखा हुआ है यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। गलत लिखा हुआ है। यह मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होती है। बिल्कुल गलत है। 3 में लिखा है मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से परावर्तक के पार्श्वत दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये सही है। 4 में लिखा है गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। ये भी सही है। यानी 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी में 3 और 4 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छोटी सी स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मरीज के दिल की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक ध्वनि कैसे पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। याद रखना, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है, यही आपको बताना है। तो देखिए, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य, विभवांतर बराबर होता है साथियों किया गया कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। तो पास्कल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इनमें से कौन सा धात्विक ऑक्साइड है जिसको केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो भाई याद रखना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही वो धातु में अपचयित हो जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब ठोस लेड 2 नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष यानी लेड ऑक्साइड रह जाता है। ठीक है, देखो, जब लेड 2 नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष बनता है जो कि लेड ऑक्साइड होता है, ये रह जाता है। और 2 गैस निकलते हैं, एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैसें निकलती है ये बताना है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका निकलता है यानी NO2, और दूसरा ऑक्सीजन जो कि जलने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक प्ररों और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक प्ररों और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद रखना, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखना, कौन सा विभज्योतक प्ररों और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में आप एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। बताइए, देखिए, अंडाशय से अंडों के निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तित करना, ये तो है भाई। गर्भाशय में कॉपर टी डालना, ये भी है। कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, ये भी है। गर्भ का गर्भपात करना, ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है। गर्भ का गर्भपात ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई। ए में लिखा है कोशिका का आकार कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। नहीं,
बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, नहीं। कोशिका का सी में लिखा हुआ है कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि कोशिका का जो आकार होता है उसके कार्य से संबंधित होता है, तो यही सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी में लिखा है सभी जीवों में सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर किस प्रकार का दाब डालता है। तो एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ है, इसको समान ऊंचाई पर किस प्रकार का दाब डालेगा, तो ऑप्शन नंबर सी पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से। याद रखना, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को ही तो विस्थापन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक, ठीक है, और अंतिम दूरी की सबसे जो छोटी दूरी होती है इसी को तो विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन से बहुत चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ 1 में सामान्य नाम लिखा हुआ है और 2 में वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय मधुमक्खी जो होता है, इंडियन बी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, एक में। तो भारतीय मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है साथियों, वो होता है एपिस केरेना इंडिका, यानी बी, यानी एक जो है भारतीय मधुमक्खी का यानी इंडियन बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एपिस केरेना इंडिका, यानी एक का बी होगा, ठीक है। इसके बाद सेल मधुमक्खी यानी रॉक बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, तो रॉक बी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डॉर्सेटा, जो कि सी में है, यानी 2 का आपका सी होगा, ठीक है। 3 में लिखा हुआ है लिटिल मधुमक्खी, लिटिल बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, लिटिल मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है साथियों एपिस फ्लोरा, ठीक है, एपिस फ्लोरा, यानी देखिए 3 का आपका डी हो जाएगा। चौथे में लिखा हुआ है इटालियन मधुमक्खी यानी इटालियन बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एपिस मेलिफेरा, याद रखना, यानी 4 का ए हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए, पुष्पीय पौधों में कायिक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो पुष्पीय पौधों में कायिक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है। ए में लिखा है ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि पुष्पीय पौधे में कायिक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, तो ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी का चेक करना भी नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना, जिसको जस्तीकरण बोलते हैं भाई, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है ना उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 43, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे यानी टीटी और एक बोने मटर स्मॉल टीटी पौधे का संकरण किया, तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा। एक चीज़ याद रखना, जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो F1 पीढ़ी में उनको सभी पौधे लंबे ही दिखे थे। तो F1 पीढ़ी में पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा सभी लंबे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है, वस्तु F से प्रतिक्रिया करती है, वस्तु जो है F बल से प्रतिक्रिया करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल
अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू आकर अपकर्षण बल F को संतुलित करता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी यानी प्लग की का क्या उद्देश्य होता है। विद्युत परिपथ में हम प्लग लगाते हैं ना, तो प्लग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर डी, यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है, सबसे ऊपर सोडियम, ठीक है। तो सोडियम सबसे जल्दी जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा, याद रखना। कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं, तो अपकेंद्रण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो बताइए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब क्या होता है। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल एक आणविक विस्थापन की दिशा में हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 90 डिग्री का होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला सवाल है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरणों से परिरक्षित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 ग्रुप डी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है। क्वेश्चन है, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी यानी v कितनी होगी। साथियों, सिंपल सा आपको जो है ना दर्पण फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, और दर्पण सूत्र आप सभी को पता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान जो है ना आपका क्या निकल के आएगा साथियों। तो इसका मान जो है आपका -30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अभी अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी ये क्लास हो जाएगी, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा इसका सॉल्यूशन। देखो, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो HCOOH, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। फॉर्मिक अम्ल का ये सूत्र होता है जो कि लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, याद रखना। अगला सवाल है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु उत्तकों को निरूपित करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जो मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु उत्तकों को निरूपित करता है। देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। भाई याद रखना, कार्य के आधार पर कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु उत्तक को निरूपित करता है। तो मनुष्य में पाया जाने वाला जो उत्तक होता है साथियों, एनिमल टिश्यू, वो उपकला उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है, पेशी उत्तक होता है, और ये तंत्रिका उत्तक होता है। 4 प्रकार का उत्तक पाया जाता है ना मनुष्यों में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य, जो वास्ट डिफरेंस होता है शुक्रवाहिका, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। भाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से परिक्रमण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, देखिए विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, याद रखना, यादृच्छिक पथ पर नहीं, ठीक है। ये तो जे थॉमसन के अनुसार होता है, सरल रेखाओं पर भी नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक जरूर करना। कोशिका में लाइसोसोम की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो देखिए, कोशिका में जो लाइसोसोम होता है इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी, एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है।
देखिए ऑप्शन नंबर सी, बी जातीय पदार्थों का पाचन करता है लाइसोसोम, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है, बी जातीय पदार्थों का पाचन करता है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कज्जली लौ यानी नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सामान्य परिस्थितियों में नीली और गैर काली ज्वाला के साथ जलती है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए राइट आंसर है साथियों एथेनॉल। एथेनॉल इस क्वेश्चन का, चारकोल भी जो है काली ज्वाला के साथ, काली धुएं के साथ जलता है, मिट्टी का तेल भी, डीजल भी, एथेनॉल नहीं। एथेनॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती हैं, याद रखना। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जो संतानें होते हैं ये दोनों जनक से जीन प्राप्त करते हैं भाई। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनन से जीन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अलैंगिक जनन में एक जनक शामिल होता है और लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रभावित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रभावित करने पर, ठीक है, जो अशुद्ध धातु है वो डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलीन हो जाते हैं। तो अशुद्ध धातु कहाँ पर इकट्ठा होता है? एनोड पर। एनोड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि यदि लंबा टी और छोटे को स्मॉल टी पर प्रभावी है और गोल बीज को आर, ठीक है, और झुर्रीदार आर पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज को दर्शाता है। तो इसका जब आप क्रॉस करोगे तो इसका मान जो है आपका निकल के आएगा टी टी, देखिए स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जीनोटाइप की पहचान करने बोला था। अगला सवाल है, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर, ठीक है, जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में कार्यरत है, ब्लॉक की अंतिम चाल आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो साथियों इसमें अंतिम चाल यानी आपको भी का मान निकालना है, ठीक है, भी का मान आपको निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ना, देखो भी का मान निकालना है तो उसके पहले आपको जो है एक्सेलरेशन का मान चाहिए, त्वरण का मान। और त्वरण का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है ना साथियों बल F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर F का मान आपको दे के रखा है, माफ करना, A का मान निकालना है ना, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A इक्वल टू आपका हो जाएगा F अपॉन M, ठीक है। और यहाँ पर F का मान दे रखा है 20 न्यूटन और M यहाँ पर देखिए 4 केजी द्रव्यमान दे रखा है ना 4, तो इसको काटेंगे जब तो 5 जो है 5 मीटर पर सेकंड आपका त्वरण का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना त्वरण का मान भी हमें पता चल गया। तो त्वरण का मान यहाँ पर कितना निकला साथियों, तो त्वरण का मान निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाइए गति का पहला समीकरण जो कि होता है साथियों, क्या होता है, v इक्वल टू देखिए u प्लस AT, यही होता है ना। तो यहाँ पर v का मान निकालना है, तो v बराबर u का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, u का मान कुछ भी नहीं है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, और a का मान अभी हमने निकाला 5, और टाइम आपको 5 सेकंड दे के रखा है। तो यहाँ पर हो गया टाइम भी आपका 5 सेकंड। तो v का मान यहाँ पर 25 निकल के आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा साथियों। तो 25 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। देखिए समभारिक में क्या होता है
कि जो साथियों द्रव्यमान संख्या होती है ये समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो वही पूछा है कि सदैव भिन्न क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा हुआ है प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है। बिल्कुल होता ही है, ये सही है। बी में लिखा है प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होती है। बिल्कुल गलत है, सदैव समानांतर थोड़ी होती है, तो आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, यही आपका करेक्ट होगा। बाकी देखो सी सही लिखा हुआ है, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। बिल्कुल सही है। विचलन कोण किसको बोलते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को। डी में लिखा है प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो ए में लिखा है त्वरण शून्य होता है, ये सही है। एक समान गति में त्वरण जो होता है शून्य होता है, आपको गलत चुनना है। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, बिल्कुल गलत है यार। यहाँ पर बोला है एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक समान अगर गति है तो गति समय के साथ लगातार कैसे बदलेगी? वो तो समान बनी रहेगी ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यही गलत है। बाकी ये सही है, वेग अपरिवर्तित रहती है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ये भी सही है, बी गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मेथिल ऑरेंज पीला, ठीक है, फिनोप्थिलेन गुलाबी, लिटमस नीला। ये तो आपका अम्लीय विलयन नहीं पुष्टि कर रहा है। बी में लिखा है मेथिल ऑरेंज, जब मेथिल ऑरेंज का कलर अगर लाल हो, फिनोप्थिलेन रंगहीन हो, लिटमस का रंग अगर लाल हो तो वो अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं। बताइए कौन सा प्लास्टिड वाले वर्णक है जो पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो हरा रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, गलत। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, गलत। ठीक है, देखिए जहां रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्लभ होता है, गलत। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर नहीं, यहाँ अंदर लिखा हुआ था, यहाँ पर कई साथी लोग भी करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। देखो चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, याद रखना अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है? बताइए, वनों और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है भाई। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? यानी u का मान आपको यहाँ पर निकालना। तो साथियों गति का तीसरा समीकरण यहाँ पर लगाना है आपको, v का प्रारंभिक चाल निकालना है। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका u स्क्वायर माइनस 2ah या gh जो आप बोल लो, ठीक है। तो इसी सूत्र से आपका इसका मान निकालना है। तो देखिए v स्क्वायर का मान नहीं, आपको u का मान निकालना है ना साथियों। यहाँ पर देखो मान रखने पर यहाँ पर जो है ना साथियों, अगर हम देखें, चलिए तो v स्क्वायर बराबर ये u स्क्वायर का मान तो यहाँ पर 0 दे रखा है, तो इसको जो है यहाँ पर 0 लेते हैं और माइनस 2ah, तो a का मान यहाँ पर आपको दे के रखा है
10, जहाँ पर जी का मान को ही आपको एक्सेलेरेशन का मान लेना है, और h यानी ऊंचाई कितनी थी, तो 20 थी। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर बराबर की क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, v स्क्वायर बराबर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 400। v स्क्वायर बराबर 400 निकल के आ गया। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √400, और √400 का मान कितना होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, तो 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो देखिए कौन सा विकल्प है जो तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2 क्रमागत शिखरों की बीच की दूरी, नहीं। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, नहीं। कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। अगला सवाल है, एक मशीन t सेकंड में W जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति P वाट है, तो निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है, किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है, तो P इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योगफल। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, जोड़ों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 23 निकल के आएगा। तो 23 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए सवाल है, ये ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो ए में लिखा है श्वेत प्रकाश में केवल एक ही रंग होता है, बिल्कुल गलत है। देखिए कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों में गमन करते हैं, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी विलयन को स्थायी तब कहा जाता है जब क्या हो। तो किसी भी विलयन को स्थायी कब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जब अविच्छुबद्ध रहने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, तो उसको स्थायी विलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, देखो कौन सा विकल्प है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं साथियों, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं और उससे लवण और जल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो उससे हमें लवण और जल प्राप्त होता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान कहाँ है। बताइए, जो वृक्क होते हैं किडनी मनुष्यों में कहाँ पर होते हैं, तो याद रखना उदर में, पेट में, मेरुदंड के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है, उदर में, मेरुदंड के दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है। भाई जीवों की आबादी में विविधता यानी वेरिएशन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह बदलती पर्यावरण या परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, इसीलिए ये वेरिएशन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा को दर्शाती है, तो भाई अंगूठा, ऑप्शन नंबर ए थंब। आगे देखिए, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है, ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शक्ति पावर कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। यहाँ पर V का मान आपको दे के रखा है 220 का स्क्वायर यानी 220 × 220, ठीक है, और R जो है आपको दे के रखा है 20 ओम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे साथियों, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 2420 वाट, ठीक है, पावर का मान आ गया 2420 वाट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऊष्मा का फॉर्मूला आपको पता ही है, H = होता है आपका PT। तो यहाँ पर H बराबर PT आपको निकालना पड़ेगा। तो H बराबर पावर का मान आपका कितना निकल के आया था अभी, 2420, ठीक है, 2420 वाट,
और टाइम आपको कितना दे के रखा है यहाँ 10 सेकंड। 10 सेकंड को 10 सेकंड यानी देखो 10 सेकंड दे के रखा था ना, तो इसको जो है आपको बदलना पड़ेगा साथियों 10 सेकंड को मिनट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो करीब जो है ना साथियों, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका मान करीब निकल के आएगा 1,4,5,2,000 जूल। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं 1.45 गुने 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल था विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। अशुद्ध धातु की एक पट्टी लेते हैं जिसको परिष्कृत किया जाना होता है, उसी को हम जो है एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। ए में लिखा है जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, बिल्कुल ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर देखो ए करेक्ट आंसर होगा, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल जो है निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है। देखिए जो RER होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये दो प्रकार का होता है साथियों। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे एक खुरदरी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। तो करेक्ट आएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल है जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव क्या बनता है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद जो है सदैव कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है। तो एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि उसका आयाम जो होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 उच्च आयाम के कारण। अगला सवाल है एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है, वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो भाई न्यूटन का गति का पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है। बताइए इनमें से कौन सा एक नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है। तो नर पूछा है ना, नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा है। देखिए डिंब वाहिनी नली ये तो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, गर्भाशय भी मादा, योनि भी मादा, लेकिन पुरस्थ ग्रंथि जो होता है, ठीक है, ये आपका नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक ही भूमि पर एक निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण या विधि को क्या कहते हैं। तो इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं साथियों, अंतरशयन यानी इंटरक्रॉपिंग, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है। तो इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है। बताइए ए में लिखा है एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं, किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यही सूत्र इकाई को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से वो दोगुना हो जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह मूल मान का 4 गुना हो जाता है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर होते हैं। नहीं, द्रव्यमान स्थिर होता है लेकिन भार परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल, द्रव्यमान तो स्थिर होता है लेकिन भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, न्यूक्लियन परमाणुओं में पाए जाने वाले अपारमाणविक कण होते हैं, इनमें क्या शामिल होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है। तो पार्थेनियम, जो कि एक प्रकार का घास होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल जो है, पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण नहीं, पानी जो है तैराक को आगे की ओर धकेलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, हृदय नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, हृदय करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है। तो जड़ पूछा है, चना नहीं आएगा, आलू तो आपका ये तने का उदाहरण है, मक्का भी नहीं आएगा, शकरकंद जड़ का उदाहरण। शकरकंद करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देखिए, ये एक असंतुलित अभिक्रिया दी हुई है, इसको आपको इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुणांकों का सही सेट होगा। यह आपको साथियों मान रखकर ही चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन बाय ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं, जहाँ पर जो है ना दो रखते हैं। सबसे पहले 2, यहाँ पर ए में 2, ए को लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो यहाँ पर 2 रखते हैं हम। चलो 2 रख दिया, उसके बाद 7 रख दिया, ठीक है, उसके बाद 4 रख दिया, उसके बाद 6 रख दिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। तो इसको जब आप चेक करोगे साथियों तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है ना आपका बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल संतुलित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपको चेक कर कर ही, हर एक ऑप्शन को चेक कर कर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसका और उपाय ही नहीं है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई विधि है, ठीक है। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। 4 शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करा दिया, 100 क्वेश्चन। इसी तरह 25 दिन में आपको 2500 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरे 2500 क्वेश्चन। बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसको जरूर फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। दोनों ही नया है, ठीक है। नए चैनल्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर लेना साथियों। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा था। करंट अफेयर्स का भी क्लास आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।